इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी व प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नादान दोस्त, इस पाठ को हमने वीडियो 1 और 2 में पढ़ा व समझा था। अब इसके भाग 3 में इसके अभ्यास प्रश्नों को करते हैं। कहानी से केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर तरह तरह के सवाल क्यों उठते थे? केशव और श्यामा दोनों ही बच्चे नादान होने के साथ साथ अंडों के प्रति बहुत उत्सुक थे। उनके जिज्ञासु मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे, जैसे कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे आदि। वे अंडों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल करना चाहते थे, इसलिए उनके मन में तरह तरह के सवाल उठते थे। अंडों के बारे में दोनों आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? केशव और श्यामा की उत्सुकता का जवाब देने वाला कोई नहीं था। उनकी अम्मा घर के कामों में व्यस्त रहती और बाबूजी को अपनी पढ़ाई लिखाई से फुर्सत नहीं थी, इसलिए दोनों आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दिया करते थे। अंडों के टूट जाने के बाद माँ के ये पूछने पर कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा के जवाब में श्यामा ने क्या कहा और उसने ऐसा क्यों किया? माँ के पूछने पर श्यामा ने कहा, केशव ने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी, और उसने ऐसा क्यों किया? श्यामा ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अंडों को टूटा देख श्यामा ने सोचा कि केशव के अंडों को सही जगह पर ना रखने की वजह से अंडे गिरकर टूट गए, इसलिए उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए, इसलिए उसने बता दिया। पाठ के आधार पर बताओ कि अंडे गंदे क्यों हुए और उन अंडों का क्या हुआ? अंडों को तिनकों पर रखा देख केशव से रहा नहीं गया, तो उसने श्यामा से पुराने कपड़े के टुकड़े मंगवाकर उनके लिए गद्दी बना दी, जिसकी वजह से उसने अंडों को छू लिया तो अंडे गंदे हो गए। उन अंडों का फिर क्या हुआ? जब अंडों को छू लिया जाता है तो चिड़िया उनको दोबारा सेती नहीं है। बच्चों की नादानी की वजह से अंडे खराब हो गए और चिड़िया ने उन्हें नीचे गिरा दिया था। सही उत्तर क्या है? अंडों की देखभाल के लिए केशव और श्यामा धीरे से बाहर निकले, क्योंकि इन तीनों में से कौन सा उत्तर सही है? वे माँ की नींद नहीं तोड़ना चाहते थे। माँ नहीं चाहती थी कि वे चिड़ियों की देखभाल करें। माँ नहीं चाहती थी कि वे बाहर धूप में घूमे तो चिड़ियों की देखभाल करें, ये बात तो माँ को पता ही नहीं थी। वे बाहर धूप में नहीं घूमे, इसकी जगह मुझे ये लगा कि वे माँ की नींद नहीं तोड़ना चाहते थे, तभी तो वो धीरे धीरे चुपके से बाहर निकले। केशव और श्यामा ने चिड़िया और अंडों की देखभाल के लिए किन 3 बातों का ध्यान रखा? केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की देखभाल के लिए उसी प्रकार सोचा जैसे वो कोई नवजात शिशु हो। सबसे पहले उनके लिए पुराने कपड़ों के टुकड़ों से आरामदायक बिस्तर बनाया, फिर चिड़ा व चिड़िया के लिए दाना पानी का प्रबंध किया ताकि उनको घोंसला छोड़कर बार बार बच्चों से दूर न जाना पड़े। और तीसरी बात, अंडों को धूप से बचाने के लिए टोकरी से छाया कर दी थी। कार्निस पर अंडों को देखकर केशव और श्यामा के मन में जो कल्पनाएं आई और उन्होंने चोरी चुपके जो कुछ कार्य किए, क्या वे उचित थे? तर्क सहित उत्तर लिखो। यानी उन्होंने जो काम किए वो क्या सही थे? केशव और श्यामा ने अंडों को देखकर जो कार्य किए वो उनकी उम्र व नादानी के हिसाब से उचित थे। बच्चों ने जब अंडों को देखा तो उनकी उत्सुकता बढ़ गई और उनके सवालों का जवाब देने वाला कोई समझदार व्यक्ति नहीं था। बच्चों ने अपने सीमित ज्ञान के आधार पर उनके लिए बिस्तर, दाना पानी व धूप से बचाव की व्यवस्था सही करी थी। अगर उन्हें इस बात का ज्ञान होता कि चिड़िया छुए अंडों को दोबारा नहीं सेती, तो वे ऐसी गलती कभी नहीं करते। तभी तो उनकी अम्मा ने जब इस बात की जानकारी दी तो उन्हें अपने किए पर
पछतावा हुआ। तो उन्होंने ये गलती अनजाने में करी। पाठ से मालूम करो कि माँ को हंसी क्यों आई। तुम्हारी समझ से माँ को क्या करना चाहिए था? माँ की हंसी का कारण बच्चों की नादानी थी। जब माँ को बच्चों से पता चला कि उन्होंने अपनी अज्ञानता के कारण अंडों को छू लिया था, ना कि जानबूझकर, इसलिए माँ को हंसी आ गई थी। साथ ही अंडों के लिए आरामदायक बिस्तर भी बनाया। तब माँ को उनकी नादानी पर गुस्से की बजाय हंसी आ गई। मेरी समझ से माँ को थोड़ा समय बच्चों को देना चाहिए था, ताकि उनके मन में उठ रहे सवालों को जान लेती, तो बच्चे इस बात से अनजान नहीं रहते कि छूने से अंडे गंदे हो जाते हैं। कहानी से आगे। पाठ में चिड़ियों की चर्चा है। तुम पेड़ पौधों और अन्य जीव जंतुओं के बारे में जानकारी इकट्ठी करो। तुम्हारे आसपास जो मौजूद हो उनके साथ तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसे लिखो। तो आप अपने आसपास ये देखो कि कौन से पेड़ पौधे हैं, छोटे हैं या बड़े हैं। इसी तरह कौन से जीव जंतु हैं जिनके लिए आप कुछ सहायता कर सकते हो, उनको फिर लिखो। जैसे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे आसपास किस तरह के पेड़ पौधे व जीव जंतु हैं। उसके बाद छोटे पौधों को मौसम व जानवरों के खतरे से बचाने के लिए इंतजाम करेंगे। साथ ही उनके लिए निरंतर खाद व पानी की व्यवस्था करेंगे, ताकि वो जल्दी बड़े हो सके। इसी तरह जीवों के लिए एक जगह पीने का पानी व खाने यानी उनका चारा और दाने आदि की व्यवस्था करेंगे। छोटे पेड़ पौधों के फूल, पत्तों व टहनी को न तोड़ेंगे तथा बड़े पेड़ों को नहीं काटेंगे। इसी तरह जीव जंतुओं को भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते? तो केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में अनुमान लगाए कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे यानी उनके पंख कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है, ये सारी अनुमान लगाए उन्होंने। अगर उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते? तो ये आप अपने मन से लिखो। ये मैंने लिखा। यदि उस जगह मैं होती तो कुछ ऐसे अनुमान लगाती, जैसे यहाँ चिड़िया ने घोंसला कैसे बनाया होगा, उसे तो पेड़ पर होना चाहिए था। धूप व बारिश में अंडे खराब तो नहीं हो जाएंगे, कहीं कौवा इन अंडों को खा तो नहीं जाएगा। मैं भी अंडों को बचाने के लिए कुछ ऐसे उपाय करती, जैसे कौवों को दूर भगा देती, तेज हवा में घोंसला गिर ना जाए इसलिए ईंट या पत्थर लगा देती, व चिड़िया के लिए दाना पानी रख देती। माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया। बाहर क्यों निकले? क्योंकि उनको तो अपना काम दिख रहा था। क्या काम? माँ के सोते ही केशव और श्यामा अंडों को देखने के लिए और उनके लिए दाना पानी की व्यवस्था करने व छाया करने के लिए निकल आए। माँ की डांट के डर से दोनों में से किसी ने भी किवाड़ खोलने व बाहर निकलने की बात नहीं बताई। साथ ही बच्चे ये सब चोरी छुपे कर रहे थे, तो उन्हें माँ से पिटाई होने का डर भी लग रहा था। प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे, यानी इसका क्या नाम देना चाहोगे, बताओ। अगर आपको इसका कोई दूसरा नाम भी सूझ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। जैसे वैसे तो इस कहानी का नाम बहुत ही सटीक है, पर अगर दूसरा नाम देना हो तो मैं इस कहानी का नाम मासूम बच्चे देना चाहूंगी, क्योंकि मासूम बच्चों की वजह से ही, वो बच्चे मासूम थे इसीलिए उनसे वो गलती हुई, तो मासूम बच्चे देना चाहूंगी। अनुमान और कल्पना। इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता? अनुमान करो और अपने साथियों को सुनाओ। अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो बच्चे अंडों को सुरक्षित रखने के कुछ ऐसे उपाय करते। ये मैंने अपने मन से लिखे हैं, आप अपने मन से सोचकर लिखो। सर्दी से बचाने के लिए अंडों के लिए ऊनी कपड़ों का बिस्तर बनाते, जो उन्होंने
प्लेन कपड़े का बनाया तो उसकी जगह सर्दियां होती तो ऊनी कपड़ों का बिस्तर बनाते। साथ ही टोकरी को भी किसी गर्म कपड़े से ढकने की कोशिश करते ताकि ठंडी ना लगे। इसी तरह अगर बरसात के दिनों में टोकरी के ऊपर किसी पॉलीथीन या पन्नी लगाने की सोचते ताकि पानी उनके अंदर ना जाए। वही घोंसले को बचाने के लिए उनके चारों तरफ ईंट या पत्थर लगा देते ताकि पानी के साथ अंडे बह ना सके। पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़िया वहां फिर क्यों न दिखाई दी, वे कहाँ गई होंगी। इस पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बातचीत करो। जब दोनों चिड़िया को पता चला कि उस जगह पर उनके अंडे सुरक्षित नहीं हैं, तो वह वहां से चली गई। चिड़िया अपना घोंसला बनाने से पहले किसी भी जगह की पूरी तरह छानबीन करती है, देखती है कि वो जगह कैसी है। साथ ही वे ऐसी जगह का चुनाव करती है जहां उन्हें आसानी से खुद के लिए दाना पानी भी मिल सके। ऐसी ही किसी दूसरी जगह पर वे चली गई होंगी। अनजाने में हुई गलती पर केशव को कई दिनों तक अफसोस होता रहा। दोबारा उससे ऐसी कोई गलती न हो, इसके लिए तुम उसे क्या सुझाव दे सकते हो, इसे लिखो। तो बताओ हम केशव को क्या सुझाव दे सकते हैं। ऐसी गलती दोबारा न हो इसके लिए ये उपाय कर सकते हैं, यानी ये सुझाव दे सकते हैं। बच्चे अपने मन में उठने वाले सवालों को माता पिता के साथ साझा करें व उनकी राय के हिसाब से आगे बढ़ें। तो यही केशव को करना चाहिए था। कोई भी नया कार्य करने से पहले किसी समझदार इंसान से सलाह मशुरा जरूर कर लें ताकि भविष्य में कोई गलती ना हो। केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे। क्या तुम्हें भी किसी नई चीज, जगह या बात पर कौतूहल महसूस हुआ है? ऐसे किसी अनुभव का वर्णन करो और बताओ कि ऐसे में तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठे। आप ये सोचो एक बार और उसके बाद लिखो। तो मेरे साथ भी ऐसा मेरे साथ अक्सर होता है। जब मैं पहली बार हवाई जहाज की यात्रा कर रही थी तो मेरे मन में कुछ इस प्रकार के सवाल उठे, जैसे हवाई जहाज अंदर से कितना बड़ा होगा, उसमें कितने लोग बैठेंगे, वो कितना ऊपर उड़ेगा, वो कितनी रफ्तार से उड़ेगा, इस तरह के। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। भाषा की बात। श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। ऊपर दिए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह आपने सर्वनाम में पढ़ा होगा। नीचे दिए गए वाक्यों में 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा लिखो, रेखा खींचो। 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? एक उत्तम पुरुषवाचक, एक मध्यम पुरुषवाचक और एक अन्य पुरुषवाचक। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द वह होते हैं जो बात करने वाले अपने खुद के लिए प्रयोग करता है या बात सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है या किसी के बारे में बात की जाती है, उसके बारे में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैं, हम शब्द वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है, तो ये कौन सा हुआ? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसी तरह जब हमारी बात सुनने के लिए जो शब्द हम काम में लेते हैं तो उसके लिए तुम, आप, तो ये हुआ मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम। और वह, ये, वे या किसी के बारे में बात की जा रही हो तो वो कहलाएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अधिक जानकारी के लिए आप मेरा वीडियो सरल तरीके से सीखे सर्वनाम में अच्छी तरह समझ सकते हैं। यहाँ हमें बस इतना ही देखना है। यहाँ एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। कौन आनंद ले रहे थे? दीपू और नीलू। तभी उन्होंने देखा कि उसी समय उन्होंने देखा, यहाँ उन्होंने किसके लिए आया है? दीपू और नीलू के लिए। एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। कहाँ आ रहा है वो? उनकी ओर, यानी दीपू और नीलू की ओर। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा,
मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। मैं यानी जो लंबा आदमी आया था वो भूख से मरा जा रहा हूँ। क्या आप यहाँ पे कौन है? दीपू और नीलू। मुझे यानी लंबा आदमी कुछ खाने को दे सकते हो? तो यहाँ पर हम इनके नीचे अंडरलाइन लगाएंगे, जैसे तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? तो यहाँ पर उत्तम पुरुष में सर्वनाम में कौन आया? मैं और मुझे। इसी तरह मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आप और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, यहाँ पर हमने दीपू और नीलू का नाम न लेकर उनके लिए बात करी। इसी तरह उनकी, उसने, उन्होंने, उसने और उनकी, क्योंकि ये तो हमें पता है ना कि सर्वनाम किसको बोलते हैं, कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे ये शब्द किसकी जगह पे आए? दीपू, नीलू, लंबा आदमी, इन सब के बारे में बात हुई। तो ये सारे सर्वनाम हुए और पुरुषवाचक सर्वनाम में ये इस तरह हुए। तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा। तो ये तगड़े बच्चे यानी बच्चों की विशेषता बताई। अंडा कैसा था? बड़ा था। सब्जी कैसी थी? मसालेदार। इसमें रेखांकित शब्द क्रमशः यानी बच्चे, सब्जी और अंडा की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं, इसलिए ऐसे विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं। तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। तो गुणवाचक विशेषण आपने विशेषण में पढ़ी होगी ये बात। जैसे गरीब बच्चे, मैंने वही शब्द लिए हैं जो इस पाठ में आए हैं। गरीब बच्चे, तो गरीब बच्चे मंदिर में खाना लेने पहुंचे। चालाक भैया, भैया कैसा है? चालाक। भैया का गुण बताया जा रहा है। मेरे चालाक भैया ने चुटकी में पहेली को सुलझा दिया। पुरानी धोती, धोती कैसी है? पुरानी। तो यहाँ पर इसने धोती की विशेषता बताई, धोती के गुण बताए, तो ये गुणवाचक विशेषण। दादाजी पुरानी धोती को हमेशा साफ सुथरी रखते थे। तेज लू, लू कैसी थी? तेज थी। तो तेज लू के चलते बाहर निकलना भारी पड़ सकता है। नीचे कुछ प्रश्नवाचक वाक्य दिए हैं, उन्हें बिना प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में बदलो। जैसे अगर हम ऐसे लिखेंगे, अंडे कितने बड़े होंगे, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। किस रंग के होंगे, तो भी लगेगा। कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। अब इनको हमें इस तरह से लिखना है कि बिना प्रश्नवाचक ये लगाएं और इनका आंसर सेम आए। जैसे अंडों का आकार बताओ, तो यहाँ पर हमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाना पड़ेगा, और ये वैसे क्वेश्चन यानी प्रश्न भी है। इसी तरह इसका क्या होगा? किस रंग के होंगे, तो उनका रंग बताओ। कितने होंगे, उनकी संख्या बताओ। क्या खाते होंगे, उनका खाना बताओ। उनमें से बच्चों के निकलने का तरीका बताओ। बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, तो बच्चों के पर निकलने का तरीका बताओ। घोंसला कैसा है, तो घोंसले के विषय में बताओ। केशव ने झुंझलाकर कहा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। केशव घबराकर उठा। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो। ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसे हुई, यानी वो किस प्रकार से हुई। कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान ये भी है कि ये अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। अब तुम भी इन 5 क्रिया विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग करो। तो आप ये अपनी मर्जी से बनाओ। कुछ उदाहरण के लिए मैंने दिखाए हैं। झुंझलाकर, इससे हम वाक्य बनाएंगे। बाबूजी को जब अखबार पढ़ने के लिए काफी समय तक चश्मा नहीं मिला, तो झुंझलाकर बेटे को आवाज लगाई। बनाकर, सर्दी आते ही अम्मा ने बेटी के लिए स्वेटर बनाकर भेजी। घबराकर, यातायात पुलिसकर्मी को देख
बिना हेलमेट मोटरसाइकिल चालक ने घबराकर ब्रेक लगाई। टिकाकर कुली ने भारी सूटकेस को एक तरफ से पहले टिकाकर नीचे उतारा। गिड़गिड़ाकर बिना मास्क पहने पकड़े जाने पर अमित ने गिड़गिड़ाकर अपनी जान छुड़ाई। नीचे प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह का एक अंश दिया गया है। तुम इसे पढ़ोगे तो पाओगे कि विराम चिन्हों के बिना ये अंश अधूरा सा है। तुम आवश्यकता के अनुसार उचित जगहों पर विराम चिन्ह लगाओ। जैसे उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया, यहाँ पर पूर्ण विराम। 11 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। पंडित जी ने बुलाया। खोमचे वाले, ये पंडित जी ने बुलाया तो खोमचे वाले, पूर्ण विराम। खोमचे वाले बोला, कहिए क्या दूं, भूख लगाई ना। अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, आपका हमारा आपका नहीं। मोटेराम, अबे क्या कहता है, यहाँ क्या किसी साधु से कम है? चाहे तो महीने पड़े रहे और भूख न लगे। तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुपी मुझे दे, देखूं तो वहां क्या रेंग रहा है। मुझे भय होता है कुछ करने को। गर्मियों या सर्दियों में जब तुम्हारी लंबी छुट्टियां होती हैं तो तुम्हारा दिन कैसे बीतता है? अपनी बुआ या किसी और को एक पोस्ट कार्ड पर पत्र लिखकर बताओ। बुआ या किसी यानी किसी और रिश्तेदार को लिखो तो ये पत्र किस में आएगा? बुआ या किसी और को पत्र लिखना अनौपचारिक पत्र लेखन में आता है। इसकी जानकारी आपको मेरी वीडियो अनौपचारिक पत्र लेखन कैसे करें में मिलेगी, जिसमें आपको ये विस्तार से बताऊंगी कि पत्र लेखन कैसे करते हैं, और वो भी अनौपचारिक पत्र। ये इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्द हैं जिनको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कार्निश, दीवार की कंगनी। तसल्ली, सांत्वना, दिलासा या ढांढस। फुर, छोटी चिड़ियों के उड़ने में होने वाली परों की यानी उसके पंखों की आवाज। पेचीदा, उलझन वाला, कठिन या टेढ़ा काम। अधीर, उतावला या आकुल। सुराख, छेद। हिकमत, युक्ति या कोई उपाय। हिफाजत, रक्षा। चिथड़े, फटा पुराना कपड़ा या गुदड़। आहिस्ता, धीरे से, धीरे धीरे, धीमी आवाज से, एकाएक, अचानक। इस पाठ में आए कठिन शब्दों को लिखकर याद करें। इस पाठ को पढ़ने के बाद आपको भी अपनी कोई बचपन की नादानी याद आई होगी, उसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, यानी उनको सुनाएं। आपके आसपास अगर कोई चिड़िया का घोंसला हो तो उनके अंडों को ना छुएं। तो ये पता चल गया ना, अंडों को नहीं छूना चाहिए। सुधारों व सुझावों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।